पहली बड़ी खबर। अब शादियों में बैंड बजाएंगी झारखंड पुलिस की महिला बैंड। झारखंड पुलिस की महिला बैंड अब शादियों में बैंड बजाएंगी। बैंड पार्टी अब शादी विवाह या खुशियों के माहौल या अनेक मौक़ों पर भी बुकिंग के लिए उपलब्ध रहेंगी। इसके लिए झारखंड आर्म्ड पुलिस जैप 10 की ओर से बाकायदा विज्ञापन जारी किए गए हैं। मीडिया की खबरों को माने तो इस बैंड पार्टी ने इसी महीने आईटीबीपी की ओर से हरियाणा के पंचकूला में आयोजित 23वीं अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ महिला बैंड पार्टी का खिताब हासिल किया है। खबरों को माने तो महिला पुलिस बैंड की पूरी पार्टी को बुक करने के एवज में 20,000 रुपये की फीस चुकानी होगी। साथ ही आधे बैंड पार्टी को 10,000 रुपये में बुक किया जा सकेगा। यह बुकिंग अधिकतम 2 घंटे के लिए होगी। झारखंड के इन 5 जिलों में शुरू होगी हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस। झारखंड के इन 5 जिलों में जल्द ही हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस यानी हिम्स की शुरुआत होगी। इसके जरिए किसी हाईवे पर दुर्घटना होने पर तत्काल जख्मियों को हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों ऐसी सेवा की शुरुआत करने की बात की थी। इस मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश के खजुराहो में हेलीकॉप्टर स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट 2023 में चर्चा हुई। झारखंड से चीफ पायलट कैप्टन एसपी सिन्हा ने भी इसमें भाग लिया था। मीडिया की खबरों को माने तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 28 अप्रैल से झारखंड सरकार की एयर एम्बुलेंस की सर्विस की शुरुआत की। इस सर्विस के जरिए इमरजेंसी की स्थिति में मरीज को देश के अन्य हॉस्पिटलों में बेहतर ट्रीटमेंट के लिए ले जाने की सुविधा कम दरों पर मिल रही है। मात्र 3 घंटे की सूचना पर ही एयर एम्बुलेंस मरीज के लिए उपलब्ध हो जाती है। यह एयर एम्बुलेंस सेवा 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहती हैं। झारखंड कैबिनेट ने दी ओल्ड पेंशन स्कीम को मंजूरी। झारखंड सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई दूसरे महत्वपूर्ण फैसलों के साथ पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मंजूरी दे दी है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने केंद्र को ओपीएस वापस लेने के अपने फैसले के बारे में सूचित किया है और नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के तहत जमा धन को वापस लेने का अनुरोध किया है। हालांकि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना का लाभ नई पेंशन योजना में ही देने पर विचार कर रही है। पुरानी पेंशन योजना का विकल्प तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। झारखंड में 28 जुलाई को रिटर्न होगा मॉनसून, होगी बारिश। झारखंड में मॉनसून रूठ गया है और जिससे किसानों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी राहत की खबर है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 28 जुलाई से झारखंड में मॉनसून फिर से एक्टिव रहेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि 27 जुलाई को झारखंड के लगभग सभी जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 28 जुलाई को राज्य के लगभग सभी जिलों में बारिश होगी। इस बीच गोड्डा में अधिकतम तापमान का रिकॉर्ड टूट रहा है। बुधवार को यहां अधिकतम तापमान 37.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 28 जुलाई को मानसून के दोबारा सक्रिय होने से बारिश की कमी पूरी हो सकती है। झारखंड में घर परिसर में पेड़ लगाओ, बिजली बिल में छूट पाओ योजना लागू। झारखंड में पेड़ लगाओ, बिजली बिल में छूट पाओ की योजना को धरातल पर उतरने का रास्ता क्लियर हो गया है। झारखंड कैबिनेट ने मंगलवार को इस योजना पर अपनी मुहर लगा दी है। इसका फायदा केवल झारखंड के शहरी क्षेत्र के बिजली कंज्यूमर्स को मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1 साल पहले वन महोत्सव के दौरान घोषणा की थी कि शहरी क्षेत्रों में जो लोग अपने आवासीय परिसर में पेड़ लगाएंगे उन्हें प्रति पेड़ 5 यूनिट बिजली पर सब्सिडी दी जाएगी। कैबिनेट से इस योजना को वित्तीय वर्ष 2023-24 से लागू करने की स्वीकृति दी है। यह फ़ायदा अधिकतम 5 पेड़ के लिए मिलेगा, यानी एक उपभोक्ता को अधिकतम 25 यूनिट बिजली पर सब्सिडी दी जाएगी। यह लाभ सिर्फ निजी आवासीय परिसर में फलदार और बड़े छायादार वृक्ष लगाने पर ही दिया जाएगा।
जब तक कैंपस अथवा घरों के परिसर में पेड़ रहेंगे, उपभोक्ताओं को बिजली बिल में छूट का यह लाभ मिलता रहेगा। बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल पर कोर्ट ने लगाया 500 का जुर्माना। रांची की सिविल कोर्ट ने फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया है। अमीषा के खिलाफ चेक बाउंस और धोखाधड़ी के मामले में सुनवाई के दौरान जीरा के लिए बुधवार की तारीख तय थी। केस दर्ज कराने वाले अजय सिंह की ओर से अदालत में एक गवाह पेश किया गया। अदालत ने बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल के अधिवक्ता को गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन और जिरह करने को कहा, लेकिन उनकी ओर से इसके लिए समय की मांग की गई। इसके बाद अदालत ने उन पर जुर्माना लगाते हुए सुनवाई की अगली तारीख 7 अगस्त मुकर्रर की है। बता दें कि राजधानी रांची की अदालत में चल रहे इस केस में फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल ने पिछले 17 जून को रांची सिविल कोर्ट के सिविल जज सीनियर डिवीज़न की अदालत में सरेंडर किया था। भारत में कोविड-19 के मिले 60 नए सक्रिय मामले। भारत में कोविड-19 के 60 नए मामले दर्ज किए गए और इसके साथ ही एक्टिव मामलों की संख्या 1449 से बढ़कर 1469 हो गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार सुबह 8 बजे तक अद्यतन आंकड़ों के अनुसार संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 5,31,915 है। कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,49,95,392 हो गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों को माने तो कोविड-19 से रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.81% दर्ज की गई है। इस बीमारी से रिकवर होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,44,61,008 हो गई है। साथ ही मृत्यु दर 1.18% दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों को माने तो देशव्यापी कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 220.67 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं। उड़ गई नीली चिड़िया, बदल गई ट्विटर की पहचान। ट्विटर की पहचान से जुड़ी नीली चिड़िया अब उड़ चुकी है। सालों से कंपनी के साथ जुड़ी हुई ये पहचान अब बदल गई है। एलन मस्क ने ट्विटर की ब्रांड इमेज और लोगो बदलकर एक्स कर दिया है, जिसके बाद ट्विटर पर अब कंपनी के प्रोफाइल में एक्स नज़र आएगा। इसके बाद अब यूजर्स ट्विटर ओपन करेंगे तो डायरेक्ट एक्स लोगो के साथ ट्विटर खुलेगा, जहां बर्ड लोगो की जगह पर अब एक्स नज़र आ रहा है। इसकी एक झलक ट्विटर के हेडक्वार्टर पर भी दिखी थी। एलन ने x.com को सीधा twitter.com से जोड़ दिया है, यानी x.com लिखने पर आप सीधे ट्विटर की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। एलन मस्क ने कहा कि हम ट्विटर के रीब्रांडिंग करने जा रहे हैं। अब ट्विटर का लोगो बदलकर बर्ड से एक्स कर दिया जाएगा। 2 अगस्त को हो सकती है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग। जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग 2 अगस्त को होने की संभावना है। ये बैठक वर्चुअली होगी। इससे पहले काउंसिल की 50वीं बैठक जुलाई में हुई थी। मीडिया में आ रही खबरों को माने तो इस बात को लेकर अनुमान लगाए जा रहे हैं कि काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनो पर 28% जीएसटी लगाने की व्यवस्था पर चर्चा होने की संभावना है। इन पर 28% टैक्स लगाने के फैसले को ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था। गेमिंग फेडरेशन ने इसे देश में गेमिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए खतरनाक बताया था। काउंसिल हॉर्स ट्रेडिंग, कसिनो और ऑनलाइन गेमिंग को एक्शनेबल क्लेम की परिधि से बाहर रखने के लिए जीएसटी कानूनों में संशोधन भी करेगी। 21 जुलाई को ऑनलाइन स्किल गेमिंग इंडस्ट्री के भारतीय और विदेशी निवेशकों ने संयुक्त तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उनके साथ बैठक की मांग की थी और अपनी चिंताओं को जाहिर किया था। छात्रों को एनसीईआरटी किताबों के लिए नहीं पड़ेगा भटकना। अगले सत्र से छात्रों को एनसीईआरटी की किताबों के लिए भटकना नहीं होगा। मानव संसाधन मंत्रालय छात्रों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। एनसीईआरटी प्राथमिकता के स्तर पर छात्रों को देश की 22 अनुसूचित भाषाओं पर किताब उपलब्ध कराएगा।
साथ ही सीबीएसई ने निर्देश दिया है कि जहां तक संभव हो कम से कम कक्षा 5 तक, अधिकतम कक्षा 8, साथ ही अग्रिम कक्षाओं में मूल भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाए। शिक्षा मंत्रालय ने एनसीईआरटी को 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं के माध्यम से नई पाठ्य पुस्तकें तैयार करने का निर्देश दिए हैं। एनसीईआरटी ने इसे गंभीर कार्य को प्राथमिकता पर लिया है, जिससे अगले सत्र से सभी छात्रों को 22 अनुसूचित भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जा सकें। बहुभाषिक शिक्षा के कार्यान्वयन और शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा का उपयोग करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ प्रमुख बाधाओं में बहुभाषी में पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता, उच्च गुणवत्ता वाली बहुभाषिक पाठ्य पुस्तकें तैयार करना, सीमित समय सीमा, विशेषतः द्विपालित सरकारी विद्यालयों में शामिल है, क्योंकि बहुभाषी में शिक्षा प्रदान करने में अतिरिक्त शिक्षण समय की ज़रूरत रहती है। 31 जुलाई के बाद से बदल जाएंगे ये नियम। कुछ दिनों में अगस्त का महीना शुरू होने वाला है। इससे पहले कुछ ज़रूरी कार्यों को पूरा करना ज़रूरी है, न करने पर आपको नुकसान हो सकता है। इस लिस्ट में आईटीआर फाइलिंग, बैंकिंग और अन्य कई नियम शामिल हैं। आरबीआई ने अगस्त के लिए बैंकों में छुट्टियों की घोषणा कर दी है। अगले महीने बैंक मुहर्रम, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और अन्य त्योहारों के लिए 18 दिन बंद रहेंगे। इसके अलावा शनिवार और रविवार की छुट्टियां भी शामिल हैं। इसलिए अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखते हुए सही समय पर अपने काम निपटा लें। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। डेडलाइन के बाद आईटीआर फाइल करने वाले इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को जुर्माना भरना होगा। यदि इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको 5 लाख रुपए की पेनल्टी भरनी होगी। वहीं जिन टैक्स पेयर्स की इनकम 5 लाख रुपए से कम है उन्हें 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा चेक से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव करने जा रहा है। 1 अगस्त से नया नियम लागू होगा, जिसके तहत 5 लाख रुपए या उससे अधिक राशि वाले चेक पेमेंट के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम करना अनिवार्य होगा। ग्राहकों को चेक क्लियर होने से पहले ऑथेंटिकेशन के लिए बैंक को जानकारी देनी जरूरी होगी। साथ ही सरकार ट्रैफिक से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रही है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने वालों को 5-5 हज़ार रुपये का जुर्माना भरना होगा। नशे में गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये और 6 महीने की जेल होगी। वहीं दूसरी बार नशे में गाड़ी चलाने वालों को 15,000 रुपये जुर्माना भरना होगा और 2 साल की जेल होगी। भारत का आईएमडी दुनिया में सबसे बेहतर मौसम की सटीक जानकारी देने में सबसे परफेक्ट। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने खुद को तेज़ी से बदला है। बीते कुछ वर्षों की बात करें तो मौसम विभाग की ओर से मौसम की सटीक जानकारियां दी गई हैं। यही कारण है कि भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी दुनिया में सबसे बेहतर है। कुछ ऐसा कहना है पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू का। उन्होंने बुधवार को कहा, भारत की मौसम पूर्वानुमान प्रणाली दुनिया भर की सभी प्रणालियों से बेहतर है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, बीते कुछ वर्षों में उसके नतीजे सटीक रहे हैं। 2014 से आईएमडी ने बेहतरीन काम किया है और इसने चक्रवात बिपरजॉय का सटीक पूर्वानुमान जताया था। उन्होंने आगे कहा, जलवायु परिवर्तन के मद्देनज़र मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी की भूमिका अहम हो गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, हमारी मौसम पूर्वानुमान प्रणाली और उसके नतीजे बीते कुछ सालों के दौरान दुनिया की सभी अन्य प्रणालियों से बेहतर रहे हैं।